नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। सुबह सुबह की पहली रणनीति भी आपको बताएंगे और खबरों के दम पर कहां एक्शन है इस पर भी बातचीत करेंगे। एक बार आपको क्विक रिकैप दे देते हैं। गुरुवार का जो ट्रेड हमने देखा था उसमें काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली थी और निफ्टी में अगर देखेंगे, नजर डालेंगे तो 133 अंकों से ज्यादा की कमजोरी थी निफ्टी में। सेंसेक्स में 372 अंकों की कमजोरी थी और बैंक निफ्टी भी 65 अंकों की कमजोरी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो भारी बिकवाली थी जो 18 नवंबर यानी कि जो बुधवार का सेशन था। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पर कहाँ देखा जा सकता है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि एशियन बाजारों से इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो कैसे हैं। मिले जुले से संकेत हैं। अगर एसजीएक्स निफ्टी पर इस वक्त नजर डालेंगे तो करीब करीब 25 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। माफ कीजिएगा, अब निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी हुई है और इस वक्त 40 अंक ऊपर आ चुके हैं एसजीएक्स निफ्टी। ये करंट अपडेट इस वक्त देखने को मिल रहा है और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ प्रियंका जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताइए ट्रेड सेटअप कैसा है, किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से? जी, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, हमने 2 दिन को अब फैक्टर इन करना है। थर्सडे यूएस मार्केट से जैसे रिएक्ट किया और उसके बाद शुक्रवार को बाजार, अब अगर आप अमेरिकी बाजार से देखें तो वहां पर थोड़े से मिक्स क्यूज कहने चाहिए, क्योंकि नैस्डैक तेजी के साथ बंद हुआ लेकिन डाउ में आपको गिरावट देखने को मिली। ये हफ्ता छोटा है यूएस मार्केट्स के लिए भी। यहाँ पर एक दिन थैंक्सगिविंग की हॉलीडे भी है, लेकिन अगर आप इस हफ्ते की शुरुआत की बात करें तो यूएस मार्केट से आपको मिक्स्ड क्यूज देखने को मिल रहे हैं। देखिए, 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको कंसीडर करना होगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो हम जानते हैं, वो तो एक बड़ा क्यू है जिसे कई हद तक इग्नोर करती रही है मार्केट्स, लेकिन दूसरा जो एक बड़ा ट्रिगर है जो बाजारों पर हावी हो रहा है और आगे भी होगा वो है यूएस डॉलर इंडेक्स, जो अब 96 के भी पार चला गया है। तो ये एक बड़ा कंसर्न है। डॉलर मजबूत है, सोने चांदी में आप गिरावट देख रहे हैं। और वहीं पर अगर आप बात करें दूसरे फैक्टर्स की तो यूएस मार्केट्स की, जैसे पहले मैं बात खत्म कर लूं तो डाउ में आपको लगभग 270 अंकों की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक तेजी के साथ बंद हुआ। तो एक मिक्स्ड क्यूज है, देखना होगा कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी एसजीएक्स निफ्टी हालांकि आपको थोड़ी बढ़त के साथ जरूर दिखाई दे रहा था। दूसरे अगर फैक्टर्स की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स 96 के पार है। आप अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में नरमी जरूर आ रही है, लेकिन ये एक अच्छी इंडिकेशन है। 6 वीक्स के लो पर है हम। ब्रेंट क्रूड लगभग अब $78 के पास है ब्रेंट क्रूड, लेकिन ये आर्टिफिशियली, क्योंकि ओवर सप्लाई के कंसर्न्स दिख रहे हैं बाजार को। अब ये खतरा है, ग्लोबली बाजारों को अब ये खतरा है कि शायद यूरोप में जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रिया में हमने लॉकडाउन की बात कही, अमेरिका, जर्मनी भी कह रहा है कि वो मेजर्स को, कंडीशंस को देखेगा और टाइटन मेजर्स लेने की जरूरत पड़ी तो लेगा। तो ये एक बड़ा कंसर्न है जो बाजारों पर इस वक्त हावी हो सकता है कि ओवर सप्लाई का कंसर्न है क्रूड पर। आर्टिफिशियली सप्लाई अब हम जान रहे हैं कि यूएस बढ़ा रहा है तो रिजर्व से सप्लाई बढ़ाई जा रही है, तो वो यहाँ पर जो ब्रेंट क्रूड में आप नरमी देख भी रहे हैं तो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन टू शेयर। तो ये एक बड़ा रीजन रहेगा जिस पर बाजारों की नजर रहेगी। और डॉलर इंडेक्स मैंने आपको जैसे बताया ऑलरेडी अलार्मिंग है। देखना होगा आज का ट्रेड सेटअप कैसा होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका इस सारी डिटेल्स देने के लिए। तो इस वक्त जो संकेत दिख रहे हैं वो हल्के मिले जुले से हैं। ब्रेंट क्रूड में देखिए 6 हफ्ते के निचले स्तर पर है इस वक्त और यूएस बाजारों से भी मिला जुला कारोबार इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन डाउ में देखिए लगातार तीसरे दिन गिरावट देखी गई है। तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे पढ़ना चाहिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि एफआईआईएस और डीआईएस के आंकड़े कैसे थे और उसके बाद आगे आपको रणनीति भी बताएंगे। संस्थागत निवेशक का आंकड़ा अगर देखें तो विदेशी निवेशक कैश मार्केट में भारी बिकवाली करके गए। ये गुरुवार का आंकड़ा है। 3,931 करोड़ की बिकवाली हुई थी एफआईआईएस की तरफ से। वहीं कैश मार्केट में अगर घरेलू निवेशकों को देखेंगे तो उनकी तरफ से खरीदारी हुई है। 1880 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी डीआईआईएस की तरफ से देखने को मिली है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर में भी बात करेंगे तो नेट बिकवाली का ही आंकड़ा है। 180 करोड़ की बिकवाली विदेशी निवेशक करके गए हैं, तो भारी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे पढ़ना चाहिए ये भी समझ लेते हैं और मेरे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। गुरुवार की गिरावट के बाद अब आज आपको मार्केट में किस तरह की चाल नजर आ रही है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आप कहां देख रहे हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही लेवल्स बताइए।
या गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट वीक जो हफ्ता रहा वो कहीं ना कहीं प्रेशर वाला ही रहा। छोटा वीक था और बट पूरे वीक देखा हमने कि प्रॉफिट टेकिंग या फिर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा, बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रही, ब्रॉडर मार्केट में भी प्रेशर रहा। बट ये लार्जली कहीं ना कहीं ग्लोबल इंडिकेशन से जो वीकनेस उसकी वजह से रहा, डोमेस्टिक कोई मेजर फैक्टर्स थे ही नहीं। इस वीक भी पूजा देखिए इंडिकेशन कुछ खास अच्छे नहीं है जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट के इंडिकेशंस हैं। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक फैक्टर्स भी कुछ खास पॉजिटिव साइड के इंडिकेशन नहीं है। जिस तरीके से ओवर द वीकेंड रिलायंस और अरामको डील के लेकर कैंसिलेशन का न्यूज़ आया एंड ऑल दीज फैक्टर्स प्लस जो अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहा है बैंकिंग स्पेस में। एट द सेम टाइम दूसरे सेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग का दौर अब जारी हुआ है। जैसे कि मेटल्स में मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक वीकनेस दिख रही है, प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे ज़्यादा शार्प हो सकती है। तो आने वाले दिन भी पूजा मेरे हिसाब से अच्छे नहीं होने वाले हैं बाजार के। और अगर आप देखें तो 2 महीने का जो कंसोलिडेशन है इंडेक्स को कहूँगा, जिस तरीके से इंडेक्स में मूव हुआ है, काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो ये एक अच्छे इंडिकेशन नहीं है पूजा। तो मेरे हिसाब से तो देखिए पोजिशनली 17,300 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। अगर इंट्राडे की बात करें तो 17,600 से लेकर 17,500 ये लेवल निफ्टी में क्रूशियल होंगे आज के दिन के लिए। जस्ट इन केस अगर एक बाउंस दिखता है तो 17,820 से लेकर 17,950 ये रेजिस्टेंस एरिया होंगे। बैंकिंग पूजा देखिए मेरे हिसाब से जो अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी हो चुकी है इस सेक्टर में, तो शायद यहाँ पे उतनी पनिशमेंट ना देखने को मिले। स्टॉक्स में ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो डिक्लाइन होगा कंपैरेटिवली जो अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी इसकी शायद वो देखने को ना मिले। बट बावजूद इसके मार्केट के साथ नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी इसमें भी अभी दिख रही है। तो इसमें 37,750 से लेकर 37,250 ये क्रिटिकल लेवल होंगे डाउन साइड पे। और अगर बाउंस आता है 38,350 से लेकर 38,600 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होंगे फॉर द डे। तो बिल्कुल आगे के लिए भी ज़्यादा कुछ एनकरेजिंग सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं बाजार के लिए, और आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी बताए गए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या अपना के चले? तो देखिए मुझे जैसे कि मैंने बताया कि मिडल में मुझे यहाँ पे वीकनेस दिख रही है। टाटा स्टील से शुरुआत हुई थी इस वीकनेस की, वहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अब दूसरे स्टॉक्स में भी, चाहे वो JSW हो, VEDL हो, हिंडाल्को हो, तो यहाँ पे भी अब प्रॉफिट टेकिंग का दौर अब दिख रहा है। तो हिंडाल्को मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है यहाँ पे करंट लेवल्स पे 455 के स्टॉप लॉस के साथ 410 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। दूसरा स्टॉक मेरा एनर्जी स्पेस से होगा ONGC। यहाँ पे भी काफी हद तक एक कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से एक प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है मुझे। हायर लेवल से सस्टेनेबिलिटी थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। तो 160 का जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट की पोजीशन से रिकमेंड कर रहा हूँ मैं 143 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ठीक है। तो 2 कॉल्स हैं और दोनों में ही बिकवाली करने की राय अजीत दे रहे हैं। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो अजीत के मुताबिक कमजोरी आज भी रह सकती है, आगे आने वाले समय में भी कंटिन्यू रह सकती है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल है 17,600 17,500 ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि दिख रहा है। और बैंक निफ्टी के लिए भी 37,750 से 37,250 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो कॉशियस के साथ ट्रेड करने की राय होगी। और हिंडाल्को और ONGC ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर कि आप बिकवाली करके चले। मेटल और ऑयल एंड गैस में यहाँ पर आगे दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मार्केट की रणनीति हुई, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट खबरों का भी रुख कर लेते हैं। और ओवर द वीकेंड एक काफी बड़ा डेवलपमेंट हुआ। रिलायंस और अरामको की डील, जिसका कि काफी समय से वेट किया जा रहा था, अब वो अटकती हुई नजर आ रही है। इस डील को ब्रेक लग चुका है। और क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसकी डिटेल्स क्या है, ये भी समझ लेते हैं। मेरे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए, रिलायंस अरामको ये ओवर द वीकेंड एक काफी बड़ी खबर निकल कर आई है, क्या डिटेल्स हैं और आज किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल सकता है फिर बाजार पर? देखिए, शुरुआती रिएक्शन तो हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमको बता रही हैं शायद हो भी सकता है कि रिएक्शन एक सीमित दायरे में भी होगी। ये तो खैर बात की बात होगी, लेकिन जरा डील के बारे में समझ लेते हैं कि डील पूरी मामला था क्या। असल में अगस्त 2019 के अंदर अरामको और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक करार हुआ था जिसमें वो जामनगर में आके कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते थे। टोटल वैल्यू करीब $75 बिलियन की निकाली गई थी। तो 20% के हिसाब से $15 बिलियन
अरामको जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाके पैसा लगाता और उसके लिए वो प्रोसेस शुरू भी हो गई थी। मार्च में कहा गया कि मार्च 2020 तक ये डील कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी डिले होगी। फिर जून के अंदर उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया अरामको के चेयरपर्सन को, लेकिन इस मामले से सारा मामला चला नहीं। अब खबर ये है कि अरामको ने ये कह दिया कि हम एक बार वापस से इस पर पुनर्विचार करेंगे, यानी कि आप इसको एक किस्म से ही समझ सकते हैं कि डील पे फिलहाल अभी ब्रेक लग गई है। ये क्यों हुआ उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। असल में अरामको ये कह रहे हैं कि आप एनर्जी बिजनेस के अंदर जा रहे हैं और अलग अलग बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, और वो सारा एनर्जी बिजनेस का जो एक्सपेंशन है वो जामनगर में ही आप कर रहे हैं, जहां पे जिसको लेकर आपके और हमारे बीच में वैल्यूएशन लगा था और इसके हमने डील को साइज किया था। इसको हम कहते हैं ओटीसी इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस के अंदर। तो ये एक थोड़ा सा मामला है जिस पे खलल आके पड़ा है। दूसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अपनी तरफ से जो डी मर्जर की प्रोसेस थी कि ओटीसी बिजनेस को अलग कर देगी और अपना और कोर बिजनेस को अपना अलग रखेगी, रिफाइनरी बिजनेस को, वो भी डी मर्जर वाली एप्लीकेशंस को भी वापस ले लिया, तो इससे और पुख्ता हो गया है। और दूसरा, अब अरामको ये कहता है कि एक बार हमको वापस से रिवैल्यूएट करना पड़ेगा, यानी कि हम देखेंगे कि आपके साथ हम करार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। रिलायंस को जो पैसा मिलने वाला था, यानी कि $15 बिलियन जो मिलने वाला था, इससे वो अपनी ग्रीन एनर्जी के कारोबार को ही एक्सपेंड करता और आगे चल के डेट फ्री वाले स्टेटस को मेंटेन रख पाता। हालांकि रिलायंस के लिए कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो कैश सरप्लस कंपनी है, बट फिर भी ये एक डील जो है इंपैक्ट तो डालेगी जो कि नेगेटिव डाल सकती है। कुल मिला के मतभेद ग्रीन एनर्जी बिजनेस को लेकर थे, जिससे अरामको ने अपने कदम पीछे हटाए हैं और ये 15 बिलियन का कुल मिला के सारा मामला भी रुक गया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ओटीसी कारोबार अलग करने की अर्जी वापस ले ली है और इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को लेकर भी जो मतभेद आ रहे हैं दोनों कंपनियों के बीच, ये काफ़ी बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि रिलायंस डील के मूल्यांकन पर कंपनी फिर से विचार कर सकती है, इस तरह के बयान भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इस पर आज किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलेगा और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या निकल कर आ रही हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार कुछ और भी खबरों वाले शेयर्स पर नजर डाल लेते हैं और ये बताने के लिए शरद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, रिलायंस सऊदी अरामको की डील के बारे में तो हमने बात की, इसके अलावा कौन से खबर्स हैं और ट्रिगर्स हैं जहां पर की फोकस रहेगा? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लिकर स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, स्पेशली यूनाइटेड स्पिरिट्स रहेगा। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है आपकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगभग 50% घटा दी है आपके स्कॉच और विस्की में। याद रखिए लगभग 40 से 50% जो मार्केट शेयर है यूनाइटेड स्पिरिट्स का देखने को मिला है, और महाराष्ट्र में ओवरऑल 16% वॉल्यूम्स आपके स्कॉच में देखने को मिलेगी। तो एक टाइप से माइल्ड पॉजिटिव रिएक्शन जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। उसके अलावा भारतीय एयरटेल का भी जो है रिपोर्ट्स आया है इकोनॉमिक टाइम्स में, जहाँ पे वो कंपनी कह रहे हैं कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं प्रपोजल, जब बात हुई थी सेपरेट करने की आपकी टेलीकॉम बिजनेस और नॉन कोर एक्टिविटीज़। लेकिन जो गवर्नमेंट ने एजीआर के जो ड्यूज़ के जो डेफिनेशन है उसमें बदलाव लाया, तो इसके कारण जो है ये जो आपके जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होने की बात थी वो शायद नहीं हो पाएगी। तो भारतीय एयरटेल रहेगा इस बात पे फोकस पे। उसके अलावा सस्ता सुंदर वेंचर्स जो लिस्टेड कंपनी है वो भी रहेगा आज फोकस में। याद रखिए ये डिजिटल कंपनी और फार्मा ऑनलाइन फार्मेसी में डील करती है, और इसमें फ्लिपकार्ट ने जो है एक बड़ी मेजॉरिटी स्टेक 50% से ज़्यादा जो है स्टेक लेने की जो है करने वाले हैं एक्वायर। पूरी जो डील है उनके जो पूरी डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल जो है जो आपके जो ऑनलाइन स्पेस पे फ्लिपकार्ट आ रही है तो एक्विजिशंस जो है बढ़ रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा देखने के लिए। उसके अलावा लॉरस लैब्स भी रहेगा फोकस में, एक नई एंट्री ले रहे हैं एक नई सेगमेंट में CDMO में, और यहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 27% स्टेक इम्यूनो एक्ट करके कंपनी है उस पर लेने वाले हैं लगभग 46 करोड़ पे। अगर पूरा एंटरप्राइज वैल्यू देखा जाए तो लगभग 170 करोड़ पे आएगा, और ये सेल मॉलिक्यूल्स की जो रिसर्च होती है इस पे जो है ये कंपनी है टारगेट कंपनी फोकस कर रही है। उसके अलावा हम बात करेंगे मारुति की, तो मारुति के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि वो डीजल कार्स पे जो है फोकस अब नहीं करेंगे, क्योंकि जो एमिशन नॉर्म्स है 2023 में जो किक इन करने वाले उससे जो है बहुत दाम में बढ़ोतरी हो सकती है, और कंपनी की जो मेजर फोकस रहेगी वो रहेगी आपके पेट्रोल और ग्रीन कार के बेसिस पे। उसके अलावा IRB इंफ्रा भी रहेगा फोकस में। शेयर होल्डर्स ने जो है रेजोल्यूशन के लिए अप्रूवल दे दी है, लगभग 5400 करोड़ का इनफ्लो जो है कंपनी में आएगा, तो एक टाइप से पॉजिटिव इम्पैक्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के लिए। और उसके अलावा IRCTC भी रहेगा फोकस में, क्योंकि उन्होंने अलाउ कर दिया है कि जो है जो ट्रेन के इटसेल्फ में पैंट्रीज में खाना बन सके, और जो रेडी टू ईट मील्स के फूड है उनमें भी जो है अलाउ हो जाए आपके पैसेंजर्स लोग के लिए खाने के लिए। और आखिर में
लाइफ इंश्योरेंस के जो कंपनीज़ हैं, आप ले लीजिए HDFC लाइफ, ICICI प्रू लाइफ इंश्योरेंस, तो इन सारे कंपनीज़ के जो प्रीमियम है एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ है, मतलब 2022 में इनमें बढ़ोतरी का एक्सपेक्टेशंस है। और इसमें जो है जो री इंश्योरेंस कंपनीज जो फोकस में थे वो भी चार्ज बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो पास ऑन करने वाले हैं, क्योंकि लार्जर क्लेम्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक साइड से प्रीमियम का जो अनुमान है स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 20 से लेकर 40% तक का जो है एक ग्रोथ देखने मिलेगा। और आखिर में MTNL भी रहेगा फोकस में, क्योंकि आपके जो नॉन कोर एसेट मोनेटाइजेशन है वो BSNL का ले लीजिए और MTNL का ले लीजिए, उनके जो है अनाउंसमेंट्स जो है स्टार्ट हो गए हैं। और लगभग पहले 6 प्रॉपर्टीज़ जो हैं, स्पेशली जो BSNL MTNL के पोर्टल्स, उनमें जो है ऑलरेडी जो है सेलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो ओवरऑल बहुत सारे जो है खबर आ रहे हैं अलग अलग जगह से, लेकिन आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे रहेगा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स के ऊपर। बिल्कुल, तो न्यूज़ बेस्ड पर अगर रिएक्शन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। खबरें भी काफ़ी सारी हैं जो कि शरद ने हमें बताई। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो सरकारी कंपनियां फोकस में रह सकती हैं, इंश्योरेंस कंपनियों पर भी नज़र रखिए। 20 से 40% तक की बढ़त प्रीमियम में बताई जा रही है, यहाँ पर बढ़त का अनुमान है। तो ये तो तमाम खबरें हो गई, लेकिन इसके अलावा आज के लिए ट्रेडिंग रणनीति कहाँ होनी चाहिए ये भी आपको बता देते हैं। सुबह अजीत से हमने बात की जो कि हिंडाल्को और ONGC पर काफ़ी बेरिश हैं, यहाँ पर बिकवाली करने की वो राय दे रहे थे। इसके अलावा निर्मल बैंक की तरफ से हमें कुछ कॉल्स मिले हैं, जिसमें कि उनका जो पहला कॉल है इंडियन टेरेन, यहाँ पर वो खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। गुरुवार के सेशन में हमने देखा था कि शानदार तेजी थी, 10 से 11% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली थी। आज आप 68 के लेवल्स तक के लिए स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। आगे भी अच्छे मोमेंटम देखने का यहाँ पर व्यू बताया जा रहा है। स्टॉप लॉस होगा 60 का। और जो दूसरा कॉल है उसमें ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय दी जा रही है 492 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 475 का। तो ये 4 कॉल्स हैं, 2 में खरीदारी, 2 में बिकवाली। इस हिसाब से आप स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज खबरों के दम पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो रिलायंस आरामको की डील थी, एक हैवी वेट कंपनी है, उसका भी असर आज बाजार पर किस तरह से देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा समझना। और क्योंकि हम रिलायंस की डील की बात कर रहे थे और इस पर ब्रोकरेज हाउस की भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं और माना जा रहा है न्यूट्रल एक राय दी जा रही है जो भी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। और इनका कहना है कि बैलेंस शीट पर रिलायंस की ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। हालांकि कुछ शॉर्ट टर्म रिएक्शन कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई है न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, लक्ष्य देख रहे हैं 2575 का। जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है खरीदारी की राय दे रहे हैं 2880 के लेवल्स देख रहे हैं कंपनी के लिए। और क्रेडिट स्विस की भी जो रिपोर्ट आई है वो भी न्यूट्रल की ही राय देख रहे हैं, 2450 के लेवल्स रिलायंस के लिए वो दे रहे हैं। तो ज्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं वो न्यूट्रल की तरफ हैं और माना जा रहा है कि इसका खास कुछ असर कंपनी के आगे की परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो थी रिलायंस पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स आई है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है कोल इंडिया पर, यहाँ पर नजर रखिए क्योंकि रेटिंग घटा दी गई है, सेल की रेटिंग अब दे दी है और लक्ष्य दिया है 140 रुपए प्रति शेयर का। कंपनी के सामने अभी ESG से जुड़ी दिक्कतें, स्ट्रक्चरल चुनौतियां भी काफी सारी हैं, तो उसको देखते हुए और जिस तरह से भारत का फोकस अब रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यहाँ पर कोल इंडिया में सेल की रेटिंग दी है। वेदांता पर रिपोर्ट आई है, सिटी की खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं, लक्ष्य 400 रुपए प्रति शेयर का दिया है। इनका मानना है कि आने वाले समय में कंपनी अपने जो स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकती है, आसान कर सकती है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और रिपोर्ट में ये भी कहना है कि हाल ही में की गई घोषणाओं में जिंक का कंपनी ने कोई भी जिक्र नहीं किया था, तो इसको देखते हुए यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखी हुई है। जेफरीज की रिपोर्ट आई है अपोलो हॉस्पिटल पर और इनका कहना है कि अभी जो बेस लेवल्स चल रहे हैं वहां से भी और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं और लक्ष्य 6510 रुपए प्रति शेयर का दिया, यानी कि हाल फिलहाल में जो हमने तेजी देखी थी अब और भी ज्यादा अपसाइड यहाँ पर जेफरीज देख रहे हैं। और इनका जो हेल्थ कारोबार है उसके आय में भी FY27 तक काफ़ी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। गाइडेंस काफ़ी अच्छी दी है, तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। और आखिर में बात करते हैं नुवोको विस्तास की। ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट आई है, घरेलू रिपोर्ट है।
खरीदारी के साथ कंपनी पर कवरेज शुरू कर दी है और लक्ष्य देख रहे हैं 645 रुपये प्रति शेयर का। मार्जिन में सुधार का दौर जारी है और पेयर्स के मुकाबले अब जो कंपनी की इनके जो कॉम्पिटिटर्स थे और कंपनी के बीच में जो मार्जिन का फर्क था, अब वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए नजर आ रहा है। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए कवरेज शुरू कर दी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने। तो ये तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स है जहां पर कि आज आपको नज़र रखनी है, इनके इसके जरिए कुछ एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, अब ये बात हुई इक्विटी मार्केट्स की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ रवि दियोरा जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे इक्विटी मार्केट की चाल को इस वक्त देखते हुए जो भी संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, कमोडिटी मार्केट क्या लग रहा है आपको, क्या रणनीति अपनानी चाहिए इस स्पेस में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जो ग्लोबल मार्केट में पर्टिकुलर एशियन पीयर्स में जो रिकवरी है एज वेल एज देखे तो थोड़े जो सेंटिमेंट इंप्रूव लोअर लेवल से हुए, तो बेस मेटल्स में लग रहा है कि आज शॉर्ट कवरिंग का दिन हो सकता है। पर्टिकुलर जो लीड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, वहां मुझे लग रहा है कि ये ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखना चाहिए। बाय करें नवंबर कॉन्ट्रैक्ट लीड का 191 के टारगेट के लिए 183.1 का स्टॉप लॉस लगाए। सेकंड, जो यूएस ट्राई कर रहा है कि जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसमें जो प्राइजेस है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो काफी रिड्यूस हो, और इस हिसाब से वो अलायंस करके क्रूड एंड नेचुरल गैस के प्राइजेस लोअर रहे, उसके हिसाब से काफी पॉलिसीज प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लग रहा है कि एनर्जी कॉम्प्लेक्स में एक प्रेशर बना हुआ रहेगा और ये एक हैंगओवर है। तो नेचुरल गैस दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेल करे। वहाँ इन्वेंटरीज के भी लास्ट रीडिंग देखे तो वहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट इमर्ज हुए थे। 371 के टारगेट के लिए इसको सेल करे नेचुरल गैस को। 386.50 का एक स्टॉप लॉस पे लगा लेना है। ओके, ठीक है। तो ये रहा कमोडिटी मार्केट में आपको दे दी गई है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया ये रणनीति सुझाने के लिए। तो लेड में खरीदारी करके चलिए 191 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नेचुरल गैस में बिकवाली करने की राय दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 371 के लेवल्स यहाँ पर देखने की उम्मीद की जा रही है। तो ये राय आपको कमोडिटी मार्केट के लिए आज दे दी गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मार्केट में इस वक्त जिस तरह का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जिस तरह की चाल दिख रही है, ऐसे में हमने मैराथन ट्रेड्स एडवाइजरी के सीईओ अतुल सूरी से बातचीत की और उनका कहना है कि आने वाले समय में बुल मार्केट में आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। आइए सुन लेते हैं। तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब एक मार्केट एक क्रैश से निकलता है, जो सेक्टर फर्स्ट ब्रेकआउट्स करते हैं, अर्ली ब्रेकआउट्स होते हैं, वहां पे आप बहुत बार लीडरशिप देखते हैं। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि इस बुल मार्केट में सबसे आउट परफॉर्मिंग थीम या सेक्टर इज गोइंग टू बी आईटी। सबका वेटेज जो है सबसे ज्यादा बैंक्स पे है, कंसेंसस बुलिशनेस बैंक्स पे है। बैंक्स विल डू वेल, बट अगर एज ए इन्वेस्टर माय जॉब इज टू आउट परफॉर्म, ये आउट परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि आईटी में आएगी। बिकॉज जैसे मैंने कहा, हमने रिसर्च किया है, हमने स्टडीज की है कि जो फर्स्ट ब्रेकआउट सेक्टर होता है दैट बिकम्स अ लीडर। नंबर 2, आप देखिए कि अभी 1-1.5 महीने से कंसोलिडेशन हो रहा है। आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शन नहीं है, ये बल्कि वापस लाइफ टाइम हाई तक पुश हो रहे हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर। एक करेक्शन में भी वो ज्यादा करेक्ट नहीं होते हैं बिकॉज देयर आर पीपल वेटिंग टू बाय। और तीसरी बात भाई, आप अपने आजू बाजू देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है। हमारी जिंदगी में फर्क पड़ रहा है टेक्नोलॉजी में। आप घर पे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपने आईपीओ मार्केट देख लीजिए। सो द मोस्ट एक्साइटिंग स्पेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन इन द वर्ल्ड इज टेक्नोलॉजी। आज टेस्ला, अगर आप एलॉन मस्क की बात करें या अमेजॉन की बात करें, ये एक ऑटो कंपनी है, कंजम्पशन कंपनी है, बट अल्टीमेटली इनका जो डिफरेंस हुआ है वो टेक्नोलॉजी से हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बाजार की, महीने की, साल की छोड़िए, ये हमारे लाइफ टाइम में हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल थीम जो हो रहा है वो टेक्नोलॉजी में हो रहा है। और द ब्यूटी इज कि इंडिया इज इन द फोरफ्रंट ऑफ दैट, एंड इवन बेटर फॉर इन्वेस्टर्स इज वी हैव अ बिग चॉइस। सो हमारे पोर्टफोलियो में वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। और हमें लगता है ये जो सरताज है, जो एक बैंकिंग में रहा है ओवरवेट का, ये सरताज जो है, जो 2015 से 2020 तक जो आउट परफॉर्मेंस था, ये अब बैंकिंग से लेके ये सरताज चला जाएगा आईटी के हिसाब से और उनके सर पे आ जाएगा ये।
बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी की तरफ रुझान बढ़ा है लोगों का और ऐसे में आईटी शेयरों में निवेश करने का अच्छा मौका है, ये कहना है अतुल सूरी का। चलिए फिलहाल इस शो में मुझे दीजिए इजाजत, अगला शो होगा खरा सौदा। बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।